हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे आप लोग एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं आपको यहीं पर मिलते हैं। आपको हर डेली आपको 2 से 3 शॉर्ट वीडियोज आपको हमारे टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पर जो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आप सभी को दोनों का जो लिंक है मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। और या व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके आप लोग सारी जो अपडेट है प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का जो है दिया गया है। इसके अलावा साथियों आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आपका बीएड प्रवेश परीक्षा का बिल्कुल वेरी न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है बेटा अर्जुन बैच। ठीक है, अर्जुन बैच जो आपका बिल्कुल जो एकदम न्यू बैच है ये स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच को जो है आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपका ये बिल्कुल नया बैच है। तो आपकी अगर एक भी क्लास चाहते हो ना छूटे तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब इस बैच में क्या क्या चीजें जो है नई मिलने वाली हैं, देखो इस बैच में कुछ नई चीजें हैं। जैसे आपको यहाँ पर अपडेटेड जो है क्या मिलेगा भाई, अपडेटेड आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। नए टेस्ट सीरीज यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अपडेटेड आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगी। थ्योरी क्लास आपको जो है कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जो है क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। टेस्ट सीरीज आपको मैंने बता ही दिया, अपडेट वाला जो है मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, लाइव वीडियोस भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी। वहां पर आप जब चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी क्लासेस को जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है 50% आपके साथ 749 में। ठीक है, कैसे जुड़ना है, क्या क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सभी को जो है डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है पेड कोर्सेज में। देख लो भाई ध्यान से, यहाँ पर आप सभी को पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जो है जाना है और यहीं पर आपको इसके अंदर जो है मिल जाएगा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखा होगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके जो है सिंपली आपके सामने एक आएगा ऑप्शन सबमिट करने का। आपका यहाँ पर नंबर लिखा होगा और यहाँ सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट गेटवे लाइव करके आपको एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपली जो है एक परचेज लिंक वहां पर होगा, उस परचेज लिंक पे क्लिक करिएगा और वहां पर आपके सामने गूगल पे, फोन पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसकी मैसेज जो है पे कर सकते हैं। और जैसे ही पे करेंगे आपके ऐप में जो है आपका बैच मिल जाएगा। अपने ऐप पे जाइएगा, माई परचेज आपका एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको आपका बैच जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज ही जो जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर जो है लेकर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की इस क्लास को हम लोग क्लास की तरफ जो फोकस करेंगे। चलिए हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ, लाइव आ जाओ, जिससे जल्दी से भैया आपकी क्लास को हम लोग शुरू करें। बिल्कुल भैया फटाफट आप लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से। बिल्कुल भैया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। आप सभी को पता है यह जीके जीएस का ऐसा श्रृंखला है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्लास को, है ना। क्लास की शुरुआत करते हैं भैया, फटाफट से देखते हुए चलेंगे क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। चलो इसका तो चलो सवाल बात करते हैं। यहाँ पर देख लो पहला सवाल बिना किसी देरी के। तो आगे भैगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है, बताओ जरा। भैगोरिया, आप बताओ भैगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो सबसे पहली बात एक महत्वपूर्ण, है ना, आप जानते हैं मध्य प्रदेश से कौन है, गणगौर। कौन है, गणगौर, है ना। कौन होता है, गणगौर होता है और नीरता होता है। कौन होता है भैया, गणगौर होता है और कौन होता है, नीरता। ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का, कहाँ का, अगर आपसे कहाँ का पूछ ले, राजस्थान का। नहीं तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, गुजरात। अगर गुजरात का पूछ ले तो गुजरात का आप क्या बताएंगे, बताना जरा। हाँ, तो सोमनाथ मेला यहाँ का ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सोमनाथ मेला क्या होगा, जो सोमनाथ मेला है यहाँ का, ये क्या है भैया, ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोमनाथ मेला यहाँ का ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और यहीं पर राघव राज मेला भी होता है। क्या होता है, राघव राज मेला।
क्या होगा? राघव राज मेला। राघव राज मेला भी यहां पर क्या है? महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना। अगर यहां पर क्या है? राघव राज मेला भी यहां से आपको क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा डियर, आप सभी को याद रखना। गुजरात से संबंध रख रहा है और आपका यह जो भगोरिया है कहां से है? मध्य प्रदेश से। यह भी है कहां से भैया? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से एक आपको याद रखना है, कहां से? आंध्र प्रदेश से युगादि महत्वपूर्ण है। क्या है? युगादि है। तमिलनाडु से पोंगल आपको याद रखना होगा, तमिलनाडु से सभी ज्यादा आते हैं भैया। क्या याद रखना है? पोंगल। तमिलनाडु से क्या याद रखना है आपको? तमिलनाडु से आपको पोंगल याद रखना है, ठीक, ठीक है भैया। क्या होगा? पोंगल होगा। आप जानते हैं पोंगल का जो फसल होता है कटाई से संबंधित होता है, तो यहां पर जो उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सटीक होगा। मध्य प्रदेश जिन्होंने उत्तर कर दिया भैया, उन सभी का एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा हो गया। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? जल्दी से बताओ, है ना? हाँ, वॉलीबॉल में किसके बाद? चलो, तो सबसे पहली बात, वॉलीबॉल से कुछ संबंधित शब्दावली आपके एग्जाम में आते हैं ना, वॉलीबॉल से संबंधित है ना, वॉलीबॉल के खेल से संबंधित है ना शब्दावली, है ना, कुछ शब्दावली याद रख लो। शब्दावली में इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहली बात तो अटैक होता है। क्या होता है? याद रखो, अटैक। ये सब आता है किससे संबंधित है? क्या होगा? आपको याद रखना, अटैक होगा, हिट होगा, है ना? क्या होगा? अटैक, हिट होगा। और क्या होगा? अटैक होगा, हिट होगा, ब्लॉकिंग होगा, साइड आउट होगा। क्या होगा? ब्लॉकिंग होगा, साइड आउट होगा, क्या होगा? साइड आउट होगा, स्पाइक। क्या होगा? स्पाइक होगा। यहां से संबंधित, है ना, यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी भी याद रखना है। जैसे आप कहेंगे, है ना, हाँ, जैसे नेशनल फेडरेशन कप, है ना, एसपीआई आप जानते हैं, या आईसी ट्रॉफी, ये सभी इससे संबंधित होते हैं। तो ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा? किसी के बाद नहीं बदल सकते, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा। शुरू में भी नहीं बदल सकते, सर्विस के दौरान भी नहीं, प्रत्येक 1 मिनट के बाद भी नहीं। वॉलीबॉल के खिलाड़ी की जो है किसके स्थान पर बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता, याद रखो। ऑप्शन नंबर डी। कहा गया भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? बताओ जरा, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ? बताओ। हाँ, चलो, तो आप सभी लोग जानते हैं कब हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। कब हुआ था भैया? आप सभी को पता है, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और इसी शिमला समझौते में अब जानते हैं 1972 में ही मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का पूर्ण राज्य का बनना भी, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का केंद्र शासित प्रदेश बनना और पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 ईस्वी में ही की गई भैया। आप सभी को याद रखना है। अगर यहां से आपसे पूछने एक खतरनाक सवाल आता है 1952 ईस्वी से, सेम टू सेम 1952 ईस्वी से आता है, प्रथम आम चुनाव तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। आपको याद रखना, यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हुआ था प्रथम आम चुनाव। क्या हुआ भैया? प्रथम आम चुनाव हो गया और यहीं पर स्वतंत्र, याद रखो, यहीं पर स्वतंत्र भारत की क्या हुई? प्रथम जनगणना भी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना भी क्या हुई? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, आम चुनाव और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना दोनों हुई भैया। याद रखो, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना और आम चुनाव भी यहां पर हुआ था 1952 ईस्वी में डियर, याद रखना। अगर पूछे प्रथम जनगणना, है ना, प्रथम बार जनगणना आपसे पूछा गया, प्रथम जनगणना, है ना,
प्रथम जनगणना, स्वतंत्रता नहीं वैसे प्रथम जनगणना हुआ था, जनगणना हुआ था आप सभी को पता है 1972 में। कब हुआ? 1972 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके भैया? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, कार्यकाल में। और 1981 में, है ना, 1981 में रिपन के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई। कौन सी? नियमित जनगणना भैया याद रखना है। प्रथम कौन सी? नियमित जनगणना, यानी दशकीय जनगणना, है ना। अंतिम बार अभी कौन हुआ है? अंतिम जनगणना कौन हुआ है अभी? अंतिम जनगणना अभी अपने यहाँ कौन सा हुआ है? तो आपको पता है 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी नहीं हुआ। दशकीय आधार पे होता है, लेकिन अभी कुछ कारणवश नहीं हो पाया है भैया, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? बातचीत नहीं करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप चाहे जितना चिल्लाएंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। कितना भी प्रयास आप कर लेंगे निकाले जाने के, तो आपको निकाला नहीं जाएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं। इसके बाद दोबारा से आप मत कहना सर जी मैं ब्लॉक हो गया हूं या ब्लॉक हो गई हूं, मुझे निकलवा दीजिए। ठीक है, चलो सॉरी, हाँ ये क्या हुआ 1872 और क्या हुआ 1881। ठीक है, याद रखना है। हाँ, प्रथम जो जनगणना हुआ, बिल्कुल ये जो प्रथम जनगणना हुआ ये किसके काल में? 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 1881 आप जानते हैं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, है ना, नियमित जनगणना हुआ था। बिल्कुल भैया आपको याद रखना है, कौन सा जनगणना? नियमित जनगणना हुआ था, आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल पे, अगर हम नेक्स्ट सवाल पर बात कर ले यहां से, तो देखो, हाँ एक और आप यहां पे समझ लो, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कौन सा, हाँ पाक, भारत पाक, जिसे ताक जो है ताशकंद समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, इसे आप समझ लो क्या होता है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। याद रखना, किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान, इसके भारत और पाक के बीच में हुआ था। कब हुआ था? आप सभी लोग फटाफट बताएंगे जल्दी से, है ना। चल, उसे वहां क्यों लगे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है ये? ठीक है, दो, चलो कब हुआ था बताओ भैया। हाँ फटाफट, कमेंट तो आ ही नहीं रहे कोई, मतलब कब हुआ भैया? 1966 ईस्वी में। याद रहेगा कब हुआ था? 1966 ईस्वी में, 10 जनवरी 1966 को हो गया था डियर, आप सभी को याद रखना। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कब हुआ? 2 जुलाई 1972 ईस्वी। सही है। कहा गया जो है ये, कहा गया नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे, है ना। नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है भैया? फटाफट से आप सभी लोग जल्दी से बता देंगे क्या उत्तर आने वाला है। चलो, ये विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता है ये जो नापता झकरी जल विद्युत परियोजना है, ये कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है भैया। कहां स्थित है? आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में स्थित है डियर, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? अब यहां से 2-4 आप फटाफट से देख लो। एक आता है कोलडैम परियोजना। क्या होता है कोलडैम परियोजना? अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? कोलडैम, कोलडैम परियोजना, परियोजना। आप जानते हैं जो कोलडैम परियोजना है किस नदी पर है? सबसे पहली बात तो
ये सतलज नदी पर है भैया। किस नदी पर है याद रखो, जो कोल डैम परियोजना है कहां पर है, सतलज नदी पर स्थित है। और आप जानते हैं कहां पर, सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश में कहां स्थित है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है डियर, आप सभी को याद रखना। अगला अगर मैं आपसे पूछूं बारगी परियोजना कहां है, बताओ जरा। बारगी परियोजना ये भी पूछा गया काफी बार, बारगी परियोजना आप बताएंगे। जो बारगी परियोजना है ये बारगी नदी मध्य प्रदेश, कहां है भैया, बारगी नदी कहां, बारगी नदी और कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। कहां है डियर याद रखो, कहां पर स्थित है ये बारगी नदी, ठीक है। हाँ याद रखो कहां पर है, बारगी नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना कहां पर है, बारगी नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है। चलो एक पूछ लेता है आपसे पोचमपाद परियोजना, ये भी देख लो। पोचमपाद परियोजना, ये जो पोचमपाद परियोजना होगा ध्यान रखना भैया, ये जो पोचमपाद परियोजना है ये कहां पर स्थित है, तो आप जानते हैं ये तो गोदावरी नदी तेलंगाना में है। कहां पर है याद रखो, गोदावरी नदी किस राज्य में है, तेलंगाना में है। कहां पर है भैया रवि, क्या होगा, गोदावरी नदी कहां होगा, तेलंगाना में। रुको 20 मिनट चल रहा है, 20 मिनट है ना। कहां पर हो गया ये, हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बता दिया। हाँ ठीक है 20 मिनट में आओ जस्ट। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। कहा गया लघु ज्वार भाटा कब आता है, बेहद आसान सवाल। हाँ लघु ज्वार भाटा कब आता है भैया, फटाफट से छापो आप, लघु ज्वार भाटा। चलो छापो भैया, लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो आप जानते हैं ये जो लघु ज्वार भाटा है ना, लघु ज्वार भाटा ये कब आता है, आप जानते हैं। पहली बात तो ये अमावस्या और पूर्णिमा को ज्यादा आता है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ये शुक्ल सप्तमी के दिन आता है ना। आप जानते हैं जो लघु ज्वार भाटा होता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के अतिरिक्त कब आता है, ये कब कब आता है आप जानते हैं। ये जो है तिथियों को पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। अब जानते हैं शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोण होती है, अतः ये पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं, है ना, जिससे समुद्र जल कम जो है कम ऊंचा उठता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है भैया, समझ पाए यहां तक। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल सप्तमी के दिन या शुक्ल या कृष्ण सप्तमी या अष्टमी के दिन जो है लघु ज्वार भाटा अधिकतर आता है। याद रखो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, जल्दी से बताओ। तो आप जानते हैं रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था भैया, जल्दी से आप छाप दो। तो क्या था, पुष्रवी था। क्या था, पुष्रवी था। ये गलत लिखा गया है, क्या था, पुष्रवी था, है ना। क्या था भैया, पुष्रवी था। आप सभी को याद रखना है कौन सा नाम था, पुष्रवी। रावी नदी का क्या था आप बताएंगे तो आपको पता होगा क्या था, पुष्रवी था। ऑप्शन नंबर ए जो उत्तर कर रहे हैं उन सभी का सही होगा। अगर आपसे पूछ ले झेलम का नदी क्या, झेलम नदी का अन्य नाम क्या होगा, झेलम, आप झेलम का बताओ, झेलम का। तो आप जानते हैं झेलम का क्या होता है, वितस्ता। क्या होगा भैया, झेलम का वितस्ता होगा। आप हमें बताओ आगे सिंध नदी का, तो सिंध का तो सिंधु होता है, आसान सा है। सतलज का अगर पूछे तो सतुद्री या जो है सतुद्री होता है ना। अगर ब्यास का पूछे तो बिपाशा, क्या पूछे, ब्यास। ये बिपाशा किसका है तो आपको याद रखना है ब्यास नदी का है। किसका है भैया, ब्यास नदी का क्या होता है, बिपाशा होता है या आर्किकिया होता है। क्या होगा, बिपाशा होगा या क्या होगा, आर्किकिया होगा। क्या होगा, बिपाशा होगा या क्या होगा, बिपाशा होगा या आर्किकिया होगा। क्या होगा भैया, या तो बिपाशा होगा या तो आर्किकिया होगा। आप सभी को याद रखना है।
चिनाब को हम चंद्रभामा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रभामा या मस्किनी। क्या कहेंगे? चिनाब को अगर कहा जाए, चेनाब, चिनाब नदी को, है ना, चंद्रभामा या इसे क्या कहेंगे? चंद्रभामा या क्या कहेंगे? आप जानते हैं मस्किनी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? मस्किनी, चंद्रभामा या मस्किनी। इसको करो जरा, ब्लॉक करो। ब्लॉक करो जरा इसको। ठीक, आगे कहा गया एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। कहा गया एक मुद्रा जिसकी विनिमय, विनिमय यानी आदान प्रदान जो होता है वो दर में लगातार गिरने की अगर प्रवृत्ति है, क्या है? अगर लगातार दर में गिरने की प्रवृत्ति है तो उसे हम कौन सी मुद्रा कहेंगे? जल्दी से बताओ। तो उसे कौन सी मुद्रा कहेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ, तो उसे हम उष्ण क्या कहेंगे? उसे हम उष्ण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण मुद्रा कहते हैं। उष्ण मुद्रा या हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण मुद्रा या हॉट मनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या कहेंगे भैया? उसे हम उष्ण मुद्रा या हॉट मनी कहते हैं। बिल्कुल भैया, एकदम डी सबका उत्तर आ रहा है। बिल्कुल, धनराज है, कशिश है ना, पुष्पा जी है, सोनी कश्यप है, कुमारी लता जी है। ठीक है भैया, आप सभी का एकदम खतरनाक उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? जल्दी से बताओ। संपूर्ण क्रांति, चलो संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? फटाफट से छाप के बताओ आप लोग। बताओ भैया, चलो। तो आपको पता होगा, अगर संपूर्ण क्रांति की विचारधारा के बारे में बात करें तो किसने किया था भैया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था भैया? आप सभी को याद रखना है, किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप सभी को यहां तक याद रखना है, बिल्कुल, है ना। चलो, चलो, तो आपको याद रखना क्या था? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की? जयप्रकाश नारायण ने। आपको पता है जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत, मरणोपरांत इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? भारत रत्न प्राप्त हुआ। मरणोपरांत क्या प्राप्त हुआ? भारत रत्न। भारत रत्न कब? 1999 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ? मरणोपरांत इन्हें क्या प्राप्त हुआ? भारत रत्न प्राप्त हुआ 1999 ईस्वी में। भैया, आप सभी को यहां तक याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, सदीर किसका पुराना नाम है? जल्दी से बताओ। अगर हम पूछे सदीर, तो सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर किसका पुराना नाम है? जल्दी बताओ। सदीर, हाँ बिल्कुल भैया, आगे से हट जाया करेंगे अब। ठीक है, चलो अब तुम लोग उत्तर बताओ। हट जाया करेंगे भैया, चलो। तो आप सभी को पता है कैसे संबंधित है? भरतनाट्यम से। सदीर किसका पुराना नाम है? आप सभी को पता है भरतनाट्यम से। आप जानते हैं जो भरतनाट्यम है, ये भरतनाट्यम आपको पता है, भरतनाट्यम यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। क्या है?
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आपको पता है किससे संबंधित है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, किससे? नाट्य शास्त्र से संबंधित है ना? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है भरतनाट्यम। और यह कहाँ का जो है लोक नृत्य है? आप जानते हैं तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, याद रखो। भरतनाट्यम कहाँ का है भैया? आप सभी को पता है तमिलनाडु में है। आप जानते हैं यह पहले, आप जानते हैं जो देवदासियों के नृत्य सदीर के रूप में प्रचलित था, है ना? पहले क्या था? जो देवदासी होते थे, क्या होते थे? देवदासी। देवदासी के नृत्य सदीर के रूप में यह पहले प्रचलित था, लेकिन भरतनाट्यम का गीत में काव्य के रूप में अब जाना जाता है। आप जानते हैं इस नृत्य की दो शैलियां हैं, एक है पंडा नल्लूर और एक है तंजौर। क्या है? इसकी दो शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं? दो शैलियां। कितनी शैलियां हैं? दो शैलियां हैं, याद रखो, कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। दो शैलियां हैं। कौन है? एक तो है तंजौर। कौन है? एक तो है तंजौर शैली। कौन है? एक तो है कौन सा भैया? एक तो है तंजौर शैली, अगला है पंडा नल्लूर। क्या है? अगला कौन सा होगा भैया? एक तो है तंजौर शैली और अगला कौन सा होगा? पंडा नल्लौर शैली होगा। आपको याद रखना है दो शैली। आपसे पूछ ले, है ना, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कहाँ का है? कथक कहाँ का है? आप जानते हैं कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली और मोहिनी अट्टम क्या होगा? कथकली, कथकली केरल का है। ठीक है भैया, आगे भरतनाट्यम सही हो जाए। रेखांकित चक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। कहा गया जो चक है, चक वह है जिसको भुनाया नहीं भजाया जा सकता है ना। हाँ बताओ जरा, चक वह है जिसे हम भजा सकते हैं। कहा गया चक वह है जिसको भजाया, है ना, भजाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से भजा सकते हैं। किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से भजा सकते हैं बस। कहा गया है भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताओ जरा, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आप सभी लोग छापो, भटकल बंदरगाह। हाँ बताओ जरा। अब फटाफट से मैं आपको उत्तर बताऊंगा। कहां पर स्थित है? कर्नाटका में। भटकल बंदरगाह कहां पर स्थित है भैया? आप सभी को पता है कहां पर स्थित होगा? कर्नाटका में स्थित होगा। आप सभी को याद रखना है। कहा गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? आपको इतना बताना है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। आपको बताना है जिसका विस्तार कितना है। चलो छाप के बताओ विस्तार। आप बताओ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है ना। आप जानते हैं जो नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं वो मुहाने पर, है ना, जो नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं आप जानते हो अवसादे ला लाकर, उनका जब बहाव कम हो जाता है तो अवसाद लाकर मुहाने पर जमा हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है? डेल्टा का रूप बनाता है। तो डेल्टा बनाती है वृद्धावस्था में नदियां। किस अवस्था में जो डेल्टा बनाती है? किस अवस्था में बनाती है? वृद्धावस्था में नदियां बनाती हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो अब जानते हैं लैटिन में डी को ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। तो यहां पर क्या होगा? 75,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कितना? 75,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको याद रखना। आपको पता है जब नदी सागर में गिरती है तो प्रवाह मार्ग में अवरोध और गति में अधिक कमी आ जाती है, जिसके द्वारा वो जो अवसाद लाए रहते हैं वो मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे क्या होता है? जो
विस्तृत भूभाग का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, डेल्टा कह देते हैं, याद रखो। सर लाइव कब आते हैं? अरे लाइव ही तो हैं जी, अरविंद कुमार जी लाइव ही चल रहे हैं भैया। आगे, खुला आकाश नीति क्या है बताओ जरा। जो खुला आकाश नीति है ये क्या है, फटाफट बताओ। खुला आकाश नीति, खुला आकाश नीति क्या है? खतरनाक व्यक्ति हो, मतलब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और कह रहे हो सर जी की लाइव आप कब आएंगे, है ना, ये एक बड़ी बात है। चलो, तो आप सभी को पता है, अगर पूछे खुला आकाश नीति क्या है, यानी ओपन स्काई स्कीम क्या है, तो ओपन स्काई स्कीम है नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। जो लोग उत्तर कर पा रहे हो, आप सभी का एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चल रहा है जी, एक बार क्लास देखने दो जरा। चल रहा है, ठीक है, कुछ समस्या आ चुका है, आगे देख लेते हैं। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? फटाफट से मैं बता देता हूं जिससे आप इसको स्टोर कर लो, है ना। कहा गया है भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में से इनमें से क्या शामिल नहीं है? आप जानते हैं ऋणों की वसूली को इसमें शामिल नहीं किया गया। किसे नहीं किया गया भैया? ऋणों की वसूली को इसमें शामिल नहीं किया गया है, आप सभी को याद रखना है। आगे कहा गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। क्यों माना गया बताओ जरा, क्यों माना गया ऐसा? जल्दी से बताएंगे आप, फटाफट से देखो। तो कहा गया इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थाई बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। एकदम सही बात है। कहा गया दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूलन जलवायु उपलब्ध थी। यह भी एकदम सही बात है। कंपनी की अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। एकदम सही होते नहीं, सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो उत्तर कर पा रहे हो उनका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा भैया। क्या होगा? उनका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने क्या उत्तर कर दिया? जिन्होंने उत्तर कर दिया ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही, उनका एकदम सही सटीक और अच्छे से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। तो ये आपको फटाफट से मैं सवालों के उत्तर दे रहा हूं। आगे 20 सवाल है। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है, बेहद आसान सा सवाल है। आप जानते हैं 1905 ईस्वी, आप जानते हैं 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन उस वक्त कौन था? आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन था। कौन? लॉर्ड कर्जन माना जाता है ये, लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन क्या हुआ? बंगाल विभाजन शुरू हुआ और 1911 में क्या हो गया? बंगाल विभाजन आप जानते हैं दिल्ली दरबार में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया था भैया, आप सभी को याद रखना है ना। तो 1905 में क्या हो गया? बंगाल विभाजन हो गया और 1905 में ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। क्या हुआ था भैया? स्वदेशी आंदोलन हो गया था। 1942 में गांधी जी द्वारा क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ भैया? भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में? आप जानते हैं गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के नेतृत्व में। किसके भैया? गांधी जी के नेतृत्व में क्या हो गया? आपको याद रखना है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। 1930 में आप सभी को पता है
दांडी मार्च हुआ और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हो गया। आपको याद रखना है, बिल्कुल भैया बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हम भी सोच रहे हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? किसानों से संबंधित नहीं था, आप लोग जल्दी से हमें बताएंगे कौन सा किसान से संबंधित नहीं था। तो आप जानते हैं बारदोली सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था 1917 का, तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था, खेड़ा सत्याग्रह भी था, लेकिन अहमदाबाद सत्याग्रह ये मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह था। कौन सा था? आपको याद रखना है, मिल के मजदूरों के लिए किया गया सत्याग्रह था भैया। आपको याद रखना किसके द्वारा? ये मिल के मजदूरों के लिए किया जाने वाला सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर कर पा रहे हैं उनका एकदम सही और सटीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। आगे कहा गया कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? जल्दी बताओ, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? बेहद पता होगा आपको, 4 वर्ष के बाद, हर 4 वर्ष के बाद क्या होते हैं? आयोजित किए जाते हैं, याद रखना है। कहा गया आगे लाई डिटेक्टर है ना, लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है, किसकी सूचना मिलती है बताओ जरा, आप बताओ। लाई डिटेक्टर, तो लाई डिटेक्टर शारीरिक ताप परिवर्तन की नहीं, शरीर में छिपाए गए सोने की नहीं, शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थ नहीं, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन के लिए हम लाई डिटेक्टर जो है यंत्र का प्रयोग करते हैं भैया। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, समझते हुए चलना है इन सारी चीजों को, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ये तो हमारा हो गया आज का अंतिम सवाल है, किसी अक्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछ ले तो कितनी होती है, जल्दी से आप सभी लोग फटाफट से बता देंगे। तो आप जानते हैं कितनी होती है भैया? 8 होती है। किसी अक्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया? आप सभी को अच्छे से पता है कितनी होती है? 8 होती है। क्लियर है? चलो, तो आज के सवाल यहीं तक है। आप सभी लोग इसे आराम से देखकर उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। और भी है क्या? अच्छा, 4, चलो इतना ये काफी है। तो आशा करते हैं भैया आज के इन सवालों को, 20 सवालों का जो श्रृंखला आपका है ये आपको समझ में आया होगा। कल से आपके लिए मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा अच्छी सी श्रृंखला, है ना। टॉपिक वाइज का मतलब आपको एक टॉपिक से करवाऊंगा, टॉपिक का मतलब जैसे हिस्ट्री से शुरू करूंगा और उसके सभी सवालों को एक साथ करवाता हुआ चलूंगा, है ना। कल से मैं क्या करूंगा, टॉपिक से शुरू करूंगा और एक टॉपिक वाइज लेकर चलता रहूंगा। उस टॉपिक से जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं एग्जाम तक, उतने सवाल मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी का इस क्लास में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को मेरी सारी बातें, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं डियर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।